प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग मध्यकालीन यूरोप के एक महत्वपूर्ण विषय पुनः जागरण पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण केवल मध्यकालीन यूरोप के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संपूर्ण विश्व के लिए ही महत्वपूर्ण है। 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का समय यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस समय यूरोप के प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अभी तक अर्थात 14वीं शताब्दी के पूर्व तक लोगों का पारलौकिक जीवन में, चर्च में, पोप में पूर्ण विश्वास था। लौकिक जीवन तथा मानवतावाद के प्रति उनके दृष्टिकोण में कोई नवीन परिवर्तन नहीं आया। लेकिन 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के समय में यूरोप के लोगों में चर्च के प्रति संदेह हुआ, अंधविश्वास का खंडन हुआ, पोप की सत्ता पर संदेह हुआ तथा तर्कशीलता का विकास हुआ। तर्कशीलता की प्रधानता, लौकिक जीवन को महत्व, मानवतावाद को केंद्र में लाना अर्थात मनुष्य के सुख दुख और इच्छाओं का आदर करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। पुनः जागरण हर क्षेत्र में दिखाई दिया, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में एक नई जागृति आई और लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन आया। प्रसिद्ध विद्वान, इटली का एक प्रसिद्ध विद्वान और लेखक वैसारी है। वैसारी ने सर्वप्रथम 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक होने वाले सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को पुनः जागरण शब्द से संबोधित किया है। अतः इस काल में उत्पन्न होने वाली लौकिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ, इसे पुनः जागरण कहा गया, जिसके मूल में मानवतावाद स्थापित है। इसमें तर्क, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कला एवं साहित्य में मानवीय भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति शामिल है। प्रसिद्ध इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने रेनेसां शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1860 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली में किया। पुनः जागरण को अंग्रेजी भाषा में रेनेसां कहा जाता है, जो मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पुनः जागृत होना, पुनः जागना या फिर से जागना। पुनः जागरण शब्द का कोई एक अर्थ नहीं दिया जा सकता, ना पुनः जागरण की कोई एक परिभाषा दी जाती है, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ पर मानव संबद्ध है, जो भी परिवर्तन हुआ, यानी जो कमियां थीं 14वीं शताब्दी के पूर्व, जो भी कमियां थीं, उन सभी कमियों को दूर करना और उसमें उसके अच्छे गुणों को आरोपित करना ही पुनः जागरण है। मनुष्य के साहसी एवं स्वतंत्रता प्रेमी
विचारों का नया जन्म, जो मध्यकाल में धार्मिक शक्ति की कैद की जंजीरों से जकड़ा था, उससे मुक्त होना ही, चाहे वह सामाजिक रूढ़ी हो, चाहे धार्मिक रूढ़ी हो, चाहे आर्थिक रूढ़ी हो, चाहे वैचारिक रूढ़िवादिता हो, उन सभी से मुक्त होना ही पुनः जागरण कहलाता है। पुनः जागरण के उदय, अब प्रश्न उठता है कि पुनः जागरण के उदय के क्या कारण थे? ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसने पुनः जागरण को जन्म दिया? तो पुनः जागरण के उदय के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे सामंतवाद का पतन, धर्म युद्धों का होना, आर्थिक समृद्धि, छापे खाने का आविष्कार, कुस्तुनतूनिया पर तुर्कों का अधिकार, मंगोल साम्राज्य का उदय। सर्वप्रथम हम पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारण में धर्म युद्धों को लेते हैं। यूरोप में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों के बीच धर्म युद्ध हुआ, जिसमें इस्लाम के अनुयायियों की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पोप की सेना की पराजय हुई और चर्च व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इस पराजय से पोप एवं चर्च के प्रति लोगों में संदेह उत्पन्न हुआ। धर्म युद्धों के समय यूरोपियों का अरबों से संपर्क हुआ। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, कागज पश्चिम यूरोप पहुंचा। अतः धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रचार और प्रसार किया तथा पुराने विचारों, विश्वासों तथा संस्थाओं पर प्रहार किया, क्योंकि अब यूरोप निवासियों का यह मानना था, क्योंकि ये लोग अरबों के संपर्क में आए और वहाँ से नवीन विचारों को ग्रहण किया, अतः इनका मानना था कि ज्ञान सीमित नहीं है और वहाँ से उन लोगों के संपर्क में आकर के उनकी अच्छी बातों को उन्होंने यहाँ पर भी लागू करने का प्रयास किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सामंतवाद का पतन। धर्म युद्ध के दौरान सामंतों की सेना समाप्त हो गई तथा अधिक धन एवं संपत्ति की हानि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतों की समाज में पकड़ ढीली हो गई और मनुष्य अपने को स्वतंत्र महसूस करने लगा। अब सामंतवाद के पतन ने पुनर्जागरण में भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, क्योंकि राजा पर से इनका प्रभाव कम हुआ और यहाँ पर व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ा और उन लोगों ने नीतियों को प्रभावित करना शुरू किया। तो सामंतवाद के पतन का भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक समृद्धि का भी पुनर्जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस समय व्यापार और वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और वहाँ से नवीन विचारों को ग्रहण किया और यहाँ ला करके उसे लागू करवाने का प्रयास किया। साथ ही साथ व्यापार में अधिक धन कमाने के कारण इन लोगों ने समाज में विद्वानों को संरक्षण प्रदान करना शुरू किया और चर्च की जो रूढ़िवादी मान्यताएं थीं उनको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया तथा उसकी खुल करके आलोचना की। तो व्यापारिक समृद्धि ने समाज में एक नए वर्ग को जन्म दिया और उस वर्ग ने पुनः जागरण को लाने में, पादरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में तथा पोप के भ्रष्टाचार को उजागर करने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
अतः आर्थिक समृद्धि ने पुनः जागरण के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 15वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यहाँ से बहुत संख्या में विद्वान एवं कलाकार इटली चले गए। ये लोग अपने साथ प्राचीन रोमन साम्राज्य का श्रेष्ठ साहित्य एवं चिंतन साथ ले गए, जिसमें प्राचीन ग्रीक एवं लैटिन साहित्य में मौजूद मानवतावादी चिंतन शामिल था। इनका अध्ययन पुनः प्रारंभ हुआ। फलतः प्राचीन मानवतावादी चिंतन से प्रेरित होकर वर्तमान के संदर्भ में विचार होने लगा। कुस्तुनतुनिया के पतन से अनेक विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। यूरोपियंस के ज्ञान का लाभ तुर्कों ने लिया और तुर्कों के ज्ञान का लाभ यूरोपियंस ने लिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के पश्चात व्यापार और वाणिज्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब वहाँ पर नई भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। नई भौगोलिक खोजों के अंतर्गत वास्को डी गामा और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अभी तक क्या था? अभी तक जो भी मनुष्य कार्य करता था उसका श्रेय ईश्वर को दिया जाता था, लेकिन अब मनुष्य के खोज को मनुष्य को ही दिया जाने लगा। मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य के उदय ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि मंगोल लोग भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और उनके संपर्क में आने से भी यूरोपियंस के विचारों में परिवर्तन आया और उन लोगों ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। फिर है छापा खाने का आविष्कार। छापा खाने के आविष्कार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि छापे खाने के आविष्कार के पूर्व छपाई करना अत्यंत कठिन था। 1455 ईस्वी में जर्मनी के जोहानस गुटनबर्ग ने छापा खाने का आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाइबिल का स्थानीय भाषा में तथा अधिक मात्रा में मुद्रण होने लगा और जो सभी लोगों के पास पहुंचने लगी, सभी को ज्ञान प्राप्त होने लगा। अब पोप यह कह करके कि यह बात बाइबिल में लिखी हुई है लोगों को गुमराह नहीं कर सकता था। अतः छापा खाने के आविष्कार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे इन सभी सम्मिलित कारकों ने पुनर्जागरण के लिए एक उर्वर भूमिका निर्माण किया और पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ होकर